पाठ का नाम है लेखन, कला और शहरी जीवन। चलिए इसको पढ़ते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी मध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र की फाराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा में क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे बार देखें सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरूक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं हैं, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गईं। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों का अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौड़ हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे, उनमें से अधिकांश इन परिवर्ती अध्ययनों पर आधारित हैं। ऊपर देखते हैं पेज की साइड में जो दिया गया है फैक्ट, यहाँ दिया गया है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटैमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटैमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। नेक्स्ट पेज में यहाँ भी साइड में दिया है। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखी सभी जोड़ी सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उतानापिस्टिम कहा जाता था। यह मानचित्र दिया गया है पश्चिम एशिया का। आगे चलते हैं।
मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षातीत पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही साथ यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यहाँ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नीचे देखिए, इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनको पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती हैं। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थीं। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर की खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य, विषय 3 में इसको देखेंगे आप, सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थीं। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विषय के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। पेज की साइड में कोई फैक्ट विशेष नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करें। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। श्रम विभाजन किसकी विशेषता है? शहरी जीवन की। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना जरूरी है। सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गाँवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। पेज की साइड में फैक्ट को देखते हैं। इधर है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थीं। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी।
मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। आगे यहाँ देखते हैं। वारका शीर्ष 3000 ईसा पूर्व रूपनगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ा और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची बनाइए। बच्चों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषिजन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ-कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है, उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। आगे है लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएँ दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। साइड में इधर है चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र हैं। बैल, मछली, अनाज और नाव हैं। बैल यहाँ दिया है, बैल, नाव, अनाज, मछली, संख्याएं, नाव। इधर है कीलाकार अक्षर संकेत। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता था
तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब तक एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ड कीलाकार हो गए थे और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। पेज की साइड में देखते हैं। इधर एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर कीलाक्षरों में लिखी हुई है। एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित हैं। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। यहाँ चित्र के बारे में बोला गया है। नीचे लिखा है क्यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कीलाकार लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। क्या है? क्यूनिफॉर्म कीलाकार लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। नेक्स्ट पेज आगे चलते हैं। लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था जैसे अंग्रेजी बोलबाला में एम या ए, लेकिन अक्षर यानी सिलेबल्स होते थे जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अगला पॉइंट है साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। पृष्ठ 33 पर दिए गए चित्र को देखिए। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटे को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। आगे लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एनमरकर ने अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि वह अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखनकार सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही साथ उसमें मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलता है। आगे है
पेज की साइड में यहाँ दिया है, कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। अगला है आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और से शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं, अपने गाँव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थीं, जिसमें खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सगड़ी में से गाद यानी मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे, वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते थे, तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपनी चौकीदारी या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिसमें कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवताओं और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण को और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरूक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उसके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं, और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चला कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरूक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर में से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरूक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरूक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा, और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था, उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए गए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए
1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंख बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंखों को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। साइड में इफेक्ट है। ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्णित शिलापट स्टेल पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के निचले हिस्से, स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर और अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व। स्टेल पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। ये चित्र है, नीचे है फैक्ट। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्टेल, दोनों में पोशाक और केस शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्ध बंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भी मांग रहा है। यह है चित्र दिया गया है। ऊपर के पेज में देखते हैं साइड में कुछ दिया है कि नहीं। इधर दिया है आपका लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख भाग उत्खनित रूप में चित्र में दिखाया गया है। ये आपका चित्र। इधर है दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर, लगभग 5000 ईसा पूर्व। उसका चित्र है। तो यहाँ तक हो गया है। आगे है, आगे यहाँ से पढ़ना है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट उसमें देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।